पिछले वीडियो में हम लोगों ने कुछ कंपाउंड्स के बारे में जाना था। आज शुरू करते हैं हम लोग उसी कंपाउंड में से अगला प्लास्टर ऑफ पेरिस से। प्लास्टर ऑफ पेरिस से आज हम लोग शुरू करते हैं। एसिड बेस साल्ट ये चैप्टर है क्लास 10th का। तो चलिए शुरू हो जाइए प्लास्टर ऑफ पेरिस से। तो इसका प्लास्टर ऑफ पेरिस का सबसे पहले हम लोग जानते हैं कि केमिकल फार्मूला क्या होता है। व्हाट इज द केमिकल फार्मूला ऑफ प्लास्टर ऑफ पेरिस। तो इसका केमिकल फार्मूला होता है CaSO4 × 1/2 H2O। CaSO4 × 1/2 H2O ये है प्लास्टर ऑफ पेरिस का फार्मूला। तो फार्मूला के हिसाब से प्लास्टर ऑफ पेरिस जो है इसका केमिकल नेम क्या है। फार्मूला के हिसाब से प्लास्टर ऑफ पेरिस जो है इसका केमिकल नेम क्या है। तो इसका केमिकल नाम है, केमिकल नेम कैल्शियम सल्फेट हेमीहाइड्रेट। कैल्शियम सल्फेट हेमीहाइड्रेट। ठीक है दोस्तों, क्या है इसका नाम? कैल्शियम सल्फेट हेमीहाइड्रेट। तो एक बात आप सोचिए कि ये जो प्लास्टर ऑफ पेरिस है ये आया कहाँ से, ये नाम कहाँ से आया, तो और कैसे आया। तो देखिए आगे हम लोग प्रिपरेशन में जानेंगे एक और चीज जिप्सम के बारे में। तो मैं बता दूं कि प्लास्टर ऑफ पेरिस जो है वो जिप्सम नाम के एक कंपाउंड से बनाया जाता है। और ये जो जिप्सम है ये सिर्फ नहीं ज्यादातर पेरिस में ही मिलता है। प्लास्टर ऑफ पेरिस जिप्सम नाम के कंपाउंड से बनाया जाता है और ये जो जिप्सम है ये ज्यादातर पेरिस में ही मिलता है। तो इसीलिए ये इस कंपाउंड का नाम पड़ गया प्लास्टर ऑफ पेरिस। ठीक है दोस्तों, और एक बात कि ये जो कंपाउंड है प्लास्टर ऑफ पेरिस इसकी सबसे ज्यादा इंडस्ट्रीज भी आपको वहीं पर है, पेरिस में ही। और कुछ इंडस्ट्री शिफ्ट होके अलग अलग कंट्रीज में भी अभी जा चुकी है। ठीक है, तो ये तो थे कि प्लास्टर ऑफ पेरिस क्या हुआ, उसका केमिकल फार्मूला, केमिकल नेम etc। अब हम लोग प्रिपरेशन ऑफ प्लास्टर ऑफ पेरिस की बात करते हैं, यानी कि प्लास्टर ऑफ पेरिस जो है ये बनता कैसे है। तो प्लास्टर ऑफ पेरिस बनता है जिप्सम को हीट करने पर। किसको हीट करने पर? जिप्सम को हीट करने पर। तो जिप्सम क्या है? जिप्सम भी एक प्लास्टर ऑफ पेरिस की तरह ही एक स्पेशल कंपाउंड्स है जिसका यूज किया जाता है सीमेंट ये सब को बनाने में। सीमेंट में इसका अमाउंट मिलाया जाता है जिप्सम का, ताकि सीमेंट जो है दीवार को मजबूत बना के रख सके। तो चलिए ये तो था जिप्सम। तो कैसे प्रिपेयर होता है? तो इट इज प्रिपेयर्ड बाय हीटिंग जिप्सम टू ए टेम्परेचर ऑफ 100 डिग्री सेल्सियस। यानी कि इसका प्रिपरेशन होता है जिप्सम को 100 डिग्री सेल्सियस पर गर्म करने के बाद। कितना डिग्री? 100 डिग्री सेल्सियस। और यहाँ पर कहीं कहीं किसी बुक में ये भी लिखा हुआ रहता है 373 डिग्री केल्विन। तो 100 डिग्री सेल्सियस और 373 डिग्री केल्विन। तो इतना पर हीट करने के बाद ये जो है प्रिपेयर्ड होता है प्लास्टर ऑफ पेरिस। तो इसमें क्या होता है, कैसे प्रिपेयर्ड होता है? तो जिप्सम जो है इसका फार्मूला होता है CaSO4 × 2H2O। CaSO4 × 2H2O जिप्सम का फार्मूला होता है। तो जब इसको हीट किया जाता है जिप्सम को, तो ये 3/4 पार्ट जो है वाटर क्रिस्टलाइजेशन का वो लॉस कर देता है। 3/4 पार्ट लॉस कर देता है और जो पार्ट बचता है वही प्लास्टर ऑफ पेरिस बचता है। तो देखिए क्या लॉस करता है। यहाँ पर CaSO4 × 2H2O जो है, CaSO4 × 2H2O, तो ये 2 था। अब यहाँ पे ये क्या करेगा कि 3/2 पार्ट जो है H2O को लॉस करेगा। 3/2 पार्ट H2O को क्या करेगा? लॉस करेगा। और 3/2 लॉस करने के बाद ये CaSO4 × 1/2 H2O बना देगा। CaSO4 × 1/2 H2O बना देगा, जो कि हमें प्लास्टर ऑफ पेरिस मिल जाता है। तो हम लोग को क्या करना होता है कि जिप्सम को हीट करना होता है। हम लोग को नहीं करना होता है, जो बनाते हैं प्लास्टर ऑफ पेरिस को उनको करना होता है। तो जिप्सम को हीट करना पड़ता है एक स्पेसिफिक हीट पर, यानी कि 100 डिग्री सेल्सियस बोलिए या फिर 373 डिग्री केल्विन। और उसको हीट करने के बाद एक
3/2 H2O का जो पोर्शन है वो आउट हो जाता है और CaSO4 × 1/2 H2O बच जाता है। अब इसको CaSO4 × 1/2 H2O जो है इसको कभी कभी ऐसे भी लिखे हुए रहता है 2CaSO4 × H2O, 2CaSO4 × H2O। और भी बहुत तरीके से लिख सकते हैं, जैसे 4CaSO4 × 2H2O। तो देखिए इसमें होता क्या है कि CaSO4 यदि 1 है तो H2O जो होगा वो उसके हाफ होगा, यानी कि जहां पर जितना मॉलिक्यूल होगा CaSO4 का उसका हाफ H2O होना चाहिए। तो देखिए यहाँ पे 2 मॉलिक्यूल है CaSO4 का, तो यहाँ पे H2O का 1 है। उसी तरह यहाँ पे CaSO4 का 1 है तो यहाँ पे हाफ है, मतलब कि CaSO4 का जितना मॉलिक्यूल प्रेजेंट रहेगा उसका हाफ H2O में प्रेजेंट रहेगा। तो इसको जैसे यदि 4CaSO4 लिख दे कोई और इंटू 2H2O, तो ये भी लिखना गलत नहीं होगा, ये भी सही है। तो ये तो था कि प्लास्टर ऑफ पेरिस अलग अलग तरीके से अलग अलग फॉर्मूला चेंज करके भी हम लोग इसको लिख सकते हैं। तो ये प्लास्टर ऑफ पेरिस का प्रिपरेशन हम लोगों ने देख लिया। अब हम लोग देखेंगे प्रॉपर्टीज ऑफ प्लास्टर ऑफ पेरिस की। प्लास्टर ऑफ पेरिस जो है इसका प्रॉपर्टीज क्या क्या है, इसके गुण क्या क्या है। तो प्लास्टर ऑफ पेरिस एक व्हाइट कलर का पाउडर होता है। प्लास्टर ऑफ पेरिस क्या होता है, व्हाइट कलर का एक पाउडर होता है, पहला प्रॉपर्टीज। दूसरा है इट हैज वेरी रिमार्केबल प्रॉपर्टी, ये इसका बहुत ही रिमार्केबल प्रॉपर्टीज है और इसी प्रॉपर्टीज के कारण प्लास्टर ऑफ पेरिस इतना फेमस है। वो ये है कि इसको यदि पानी में डाल दिया जाए प्लास्टर ऑफ पेरिस को, तो ये इतना हार्ड हो जाएगा कि पत्थर भी इसके सामने कम पड़ जाएगा, इतना हार्ड हो जाएगा। और इसी का यूज आगे हम लोग जब यूजेज ऑफ प्लास्टर ऑफ पेरिस पढ़ेंगे तो हड्डी जो टूट जाता है तो उसको जोड़ने में भी प्लास्टर ऑफ पेरिस का ही हम लोग यूज करते हैं। तो देखिए इट हैज ए वेरी रिमार्केबल प्रॉपर्टीज ऑफ सेटिंग इनटू हार्ड मास बाय वेटिंग इनटू वाटर, यानी कि पानी में रखने के बाद, पानी से भीगने के बाद ये बहुत ही कठोर हो जाता है। ठीक है दोस्तों। और उसके बाद तीसरा है, और इसीलिए इसको मॉइस्चर प्रूफ कंटेनर में रखा जाता है, क्योंकि यदि मॉइस्चर के कांटेक्ट में आएगा तो ये बहुत हार्ड हो जाता है, इसीलिए इसको मॉइस्चर प्रूफ कंटेनर में रखा जाता है। ये तो थे प्रॉपर्टीज ऑफ प्लास्टर ऑफ पेरिस। अब हम लोग बात कर लेंगे यूज। प्लास्टर ऑफ पेरिस का क्या क्या डिफरेंट यूज है उसको अब हम लोग देखते हैं। तो पहला यूज है जो मैंने आपको अभी बताया, इट इज यूज इन हॉस्पिटल्स टू सेटिंग अप फ्रैक्चर्ड बोन्स, यानी कि हड्डियों को जोड़ने में, हड्डी जब फ्रैक्चर हो जाते हैं, हड्डी जब टूट जाते हैं तो उनको जोड़ने में हम लोग यानी कि डॉक्टर्स हॉस्पिटल में प्लास्टर ऑफ पेरिस का ही यूज करते हैं। उसके बाद दूसरा है इट कैन बी यूज इन मेकिंग टॉयज, डेकोरेटिव मटेरियल etc, यानी कि प्लास्टर ऑफ पेरिस जो है खिलौनों बनाने में भी यूज किया जाता है, डेकोरेटिव मटेरियल बनाने में भी यूज किया जाता है और भी बहुत सारे चीज़ों को बनाने में यूज किया जाता है। जैसे कि आपको ब्लैक बोर्ड हो गया, चौक हो गया, कॉस्मेटिक्स हो गया, चीप ऑर्नामेंट्स हो गए, इन सभी चीज़ों को बनाने में प्लास्टर ऑफ पेरिस का ही यूज किया जाता है। थर्ड पॉइंट है इट कैन बी यूज्ड एज फायर प्रूफ मेकिंग। ये क्या हुआ, फायर प्रूफ मेकिंग कहने का मतलब ये हुआ कि जो फायर ब्रिगेड जो जाती है आग बुझाने, तो ये एक टाइप का फायर प्रूफ का काम करता है, यानी कि आग से बचाव करने का काम करता है। मतलब प्लास्टर ऑफ पेरिस में आग नहीं लग सकता है। तो ये आदमी यदि इसको पहन ले, एक क्लॉथ टाइप का आता है जिसको कि प्लास्टर ऑफ पेरिस से बनाया जाता है, तो उसको यदि आदमी पहन ले तो वो आग से कोई उसको इफेक्ट नहीं पड़ेगा, फायर प्रूफ का ये काम करता है। और चौथा यूज है इट इज यूज्ड इन सरफेस ऑफ वॉल टू मेक सरफेस स्मूथ, यानी कि ये जो है वॉल के सतहों पर यूज किया जाता है, दीवार के सतहों पर यूज किया जाता है, दीवार के सतह को चिकना बनाने में, स्मूथ बनाने के लिए। जैसे कि आप देखते होइएगा किसी घर का एकदम सतह पूरा दीवार का प्लेन रहता है, पूरा चिकना रहता है, तो उसमें भी प्लास्टर ऑफ पेरिस का ही यूज किया जाता है उसको चिकना बनाने के लिए। तो ये था दोस्तों कि प्लास्टर ऑफ पेरिस क्या होता है,
अब हम लोग जान लेंगे इसके बाद जो इस चैप्टर का सबसे लास्ट टॉपिक है वो है वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन क्या होता है। तो अब हम लोग प्लास्टर ऑफ पेरिस के बाद वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन को जानते हैं। दोस्तों अब हम लोग वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन को देखेंगे कि वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन क्या होता है। तो सबसे पहले वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन का डिफिनीशन जानते हैं। द वाटर मॉलिक्यूल्स विच फॉर्म्स पार्ट ऑफ ए स्ट्रक्चर ऑफ ए क्रिस्टल आर कॉल्ड वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन। यानी कि कहने का जो ये मतलब हुआ डिफिनीशन से डायरेक्ट जो आपको कहा गया आप कुछ नहीं समझे होइएगा, मैं जान रहा हूँ कुछ नहीं समझे होइएगा, इसके लिए बता रहे हैं। द वाटर मॉलिक्यूल्स यानी कि वाटर मॉलिक्यूल्स जो एक क्रिस्टल बनाता है साल्ट का, किसी भी साल्ट का एक क्रिस्टल बनाता है, एक स्ट्रक्चर बनाता है, एक क्रिस्टलाइन स्ट्रक्चर बनाता है, इसी को हम लोग वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन कहते हैं। यानी कि पानी के मदद से जो क्रिस्टल बनता है सॉल्ट्स का, उसी को हम लोग सीधा भाषा में यदि कहें तो वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन कहा जाता है। ठीक है, तो ये था कि वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन क्या होता है। इसमें एक और टर्म आता है हाइड्रेटेड सॉल्ट्स, कि हाइड्रेटेड सॉल्ट्स जो है ये क्या होता है, हाइड्रेटेड सॉल्ट्स किसे कहते हैं और हाइड्रेटेड सॉल्ट्स क्या होता है। तो देखिए क्या होता है हाइड्रेटेड सॉल्ट्स। द सॉल्ट विच कंटेन वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन आर कॉल्ड हाइड्रेटेड सॉल्ट। यानी कि वैसे सॉल्ट जो वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन, जिसमें वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन होता है उसको हाइड्रेटेड सॉल्ट कहा जाता है। वैसे सॉल्ट जिसमें वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन होता है उसको क्या कहा जाता है, हाइड्रेटेड सॉल्ट कहा जाता है। जैसे CuSO4 into 5H2O, CuSO4 into 5H2O, तो इसको क्या कहा जाता है, हम लोग पढ़ते हैं कॉपर सल्फेट पेंटाहाइड्रेट, कॉपर सल्फेट पेंटाहाइड्रेट इसको पढ़ा जाता है। तो यहाँ पर वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन हुआ, जो 5H2O यहाँ पे आके कॉपर सल्फेट के साथ मिल गया और यहाँ पर हाइड्रेट सॉल्ट इसको बना दिया, कॉपर सल्फेट से हाइड्रेट सॉल्ट बना दिया। इसी तरह जैसे आप लोगों ने वॉशिंग सोडा और बेकिंग सोडा में देखा था कि उसका फॉर्मूला होता था सोडियम कार्बोनेट डेकाहाइड्रेट Na2CO3 और इंटू 10H2O, सोडियम कार्बोनेट डेकाहाइड्रेट। तो यहाँ पे भी 10H2O मॉलिक्यूल्स आके मिलते थे सोडियम कार्बोनेट के साथ, सोडियम कार्बोनेट के साथ 10H2O मॉलिक्यूल्स आके मिलते थे तो उसको भी हाइड्रेटेड सॉल्ट बना देते थे। इसी तरह जब भी वाटर का फॉर्मेशन होगा किसी भी एनहाइड्रस साल्ट में, एनहाइड्रस साल्ट वैसे सॉल्ट को कहते हैं जिस सॉल्ट में वाटर का अमाउंट नहीं हो। जैसे कि आप यहाँ पे देख रहे हैं CuSO4 को देख रहे हैं, तो सिर्फ CuSO4 में, यदि सिर्फ CuSO4 जो बेसिकली फार्मूला है कॉपर सल्फेट का, इसमें आपको कहीं पे भी वाटर मॉलिक्यूल्स नहीं है। लेकिन जब हम लोग इसको हाइड्रेटेड सॉल्ट बनाना होगा तो 5H2O मॉलिक्यूल्स को हम लोग क्या करेंगे, मिला देंगे और ये क्या बन जाएगा, हाइड्रेटेड सॉल्ट बन जाएगा। जब हम लोग को एनाहाइड्रस से हाइड्रेटेड सॉल्ट बनाना होगा तब हम लोग यही काम करते हैं। और जब हम लोग को हाइड्रेटेड सॉल्ट मिला हुआ है और उससे एनहाइड्रस सॉल्ट बनाना है तो हम लोग क्या करते हैं, और वही चीज हम लोग एक्शन ऑफ हीट ऑन हाइड्रेटेड सॉल्ट में पढ़ने वाले हैं कि जब हम लोग को हाइड्रेटेड से एनहाइड्रस में जाना होगा तब हम लोग क्या करेंगे। तो देखिए यहाँ पे क्या होता है, when heat is given they lost their water of crystallization। यानी कि यहाँ पर किसी भी हाइड्रेटेड सॉल्ट को हीट किया जाता है, हाइड्रेटेड सॉल्ट को क्या किया जाता है, हीट किया जाता है और हीट करने के बाद वो अपना वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन जो है वो लॉस कर देता है, उसका पानी का जो अमाउंट होता है वो खत्म हो जाता है। तो हीट कैसे किया जाता है, हीट हाई टेम्परेचर यानी कि स्ट्रॉन्ग हीटिंग होता है। जैसे कि अभी आपने तुरंत प्लास्टर ऑफ पेरिस में देखा कि जिप्सम का फॉर्मूला होता था CaSO4 into 2H2O, CaSO4 into 2H2O।
तो इसको जब 100 डिग्री पे हम लोगों ने हीट किया, 100 डिग्री सेल्सियस पे, तो ये हमें CaSO4 और इंटू 1/2 H2O प्लस 3/2 H2O देता था। यही देता था ना, CaSO4 इंटू 2 H2O। जब 100 डिग्री पे हीट करते थे तब यदि इसी टेम्परेचर को बढ़ा दे, इसी टेम्परेचर को यदि हम लोग और बढ़ाएं और मान लीजिए कि हम लोग 150 डिग्री पर ले गए या फिर इससे एवब ले गए, तो ये 2H2O है ये टूट के ऐसे बन जाएगा CaSO4 प्लस 2H2O, यानी कि वाटर का ये क्या कर देगा, लॉस कर देगा। तो यहाँ पे क्या हुआ कि स्ट्रॉन्ग हीटिंग होता है, हीट ज्यादा से ज्यादा मात्रा में दिया जाता है ताकि वो वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन को लॉस कर दे और एनहाइड्रस सॉल्ट में आके ट्रांसफॉर्म हो जाए। तो ये था आपको वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन क्या होता है, और वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन के साथ ये चैप्टर भी हो गया है आपका खत्म। अब हम लोग इसके कुछ जो मेन क्वेश्चन है एनसीईआरटी के, वो हम लोग देख लेंगे कि एनसीईआरटी का क्वेश्चन इसमें क्या क्या कहता है। जैसे एक क्वेश्चन है प्लास्टर ऑफ पेरिस से एनसीईआरटी का, प्लास्टर ऑफ पेरिस शुड बी स्टोर्ड इन ए मॉइस्चर प्रूफ कंटेनर। प्लास्टर ऑफ पेरिस शुड बी स्टोर्ड इन ए मॉइस्चर प्रूफ कंटेनर। जैसा कि मैंने आपको अभी बताया था कि प्लास्टर ऑफ पेरिस को मॉइस्चर प्रूफ कंटेनर में रखा जाता है। तो उसमें एनसीईआरटी में पूछे हुए हैं कि एक्सप्लेन व्हाई प्लास्टर ऑफ पेरिस शुड स्टोर्ड इन ए मॉइस्चर प्रूफ कंटेनर। तो देखिए इसका क्या होगा आंसर, प्लास्टर ऑफ पेरिस शुड बी स्टोर्ड इन ए मॉइस्चर प्रूफ कंटेनर बिकॉज द प्रेजेंस ऑफ मॉइस्चर कैन कॉज इट स्लो सेटिंग ऑफ मॉइस्ट या फिर हाइड्रेशन। देखिए जैसे कि मैंने आपको बताया था कि मॉइस्चर में यदि मॉइस्चर के कांटेक्ट में आने पर प्लास्टर ऑफ पेरिस जो है धीरे धीरे हार्ड मास में ट्रांसफॉर्म होने लगता है। तो उसको मॉइस्चर प्रूफ कंटेनर में इसके लिए रखा जाता है क्योंकि वो हार्ड मास में ट्रांसफॉर्म होने से बचा रहे और एज अ पाउडर ही रहे, वो हार्ड मास में ट्रांसफॉर्म नहीं हो। तो ये था इस क्वेश्चन का आंसर। उसके बाद इसमें और भी बहुत सारे क्वेश्चन है, जैसे कि गिव 2 इंपॉर्टेंट यूजेस ऑफ वॉशिंग सोडा एंड बेकिंग सोडा। तो जिन दोस्तों ने पिछला वीडियो देखा होगा जिसमें मैंने आपको वॉशिंग सोडा और बेकिंग सोडा का बताया था यूज, तो उसमें आपको वहां से उसका आंसर मिल जाएगा कि वॉशिंग सोडा और बेकिंग सोडा का क्या क्या होता है यूज। ठीक है दोस्तों। उसके बाद एक और क्वेश्चन है, एक और क्वेश्चन एसिड बेस से है कि फ्रेश मिल्क हैज पीएच ऑफ 6। फ्रेश मिल्क जो होता है दूध का पीएच क्या होता है, 6 होता है। हाउ डू यू थिंक द पीएच विल चेंज इट टर्न्स इनटू कर्ड। यानी कि इसका पीएच में क्या होगा, क्या चेंज होगा कि ये कर्ड में चेंज हो जाएगा। तो देखिए मिल्क का पीएच कितना था, 6 था, और इसको कर्ड में चेंज होने के लिए यानी कि मिल्क में जब दूध पीते हैं तो हमें खट्टापन कुछ नहीं पता चलता है, लेकिन कर्ड में हमें ज्यादा खट्टापन पता चलता है मिल्क के अपेक्षा। तो उसको हम लोग को क्या हो जाएगा, तो वो और ज्यादा एसिडिक होगा क्योंकि जो सब्सटेंस जितना ज्यादा एसिडिक होते चला जाता है वो उतना ज्यादा खट्टा होते चला जाता है। तो यही बात यहाँ पे भी होगा कि मिल्क का पीएच था 6, अब ये और खट्टा होगा तभी कर्ड बनेगा। तो ये और खट्टा कब होगा, जब इसका पीएच डिक्रीज करेगा। पीएच डिक्रीज करेगा और H प्लस आयंस क्या करेगा, इंक्रीज करेगा। H प्लस आयंस इंक्रीज करेगा तो कर्ड का जो पीएच होगा ये 5 या फिर 5 to 6 के बीच में आता है कर्ड का पीएच, और लैक्टिक एसिड के प्रेजेंस के कारण मिल्क जो है कर्ड में ट्रांसफॉर्म हो जाता है। तो ये थे कुछ क्वेश्चंस अलग अलग जिनका हम लोग कैसे कैसे एनसीईआरटी के ये क्वेश्चंस पूछे हुए रहते हैं, इनको हम लोग कैसे बनाते हैं और कैसे इजीली सॉल्व हो जाते हैं ये क्वेश्चन। तो इसमें आपको कोई खास दिक्कत नहीं होगा और मैं समझता हूँ कि आप सारा क्वेश्चन बना ही लेंगे एनसीईआरटी का। एक क्वेश्चन और सुनिए, व्हाई शुड कर्ड एंड सावर सब्सटेंस नॉट केप्ट इन ब्रास एंड कॉपर वेसल। यानी कि खट्टे सब्सटेंस जो होते हैं और कर्ड जो होता है उसको कॉपर और ब्रास के बर्तनों में क्यों नहीं रखा जाता है। तो इसका कारण ये है कि कर्ड
कर्ड जो होता है यानी कि दही और भी जो कॉपर हुआ, तो कॉपर और दही में एसिड पाया जाता है, तो दोनों मिल जाएगा यानी कि दोनों रिएक्ट कर जाएगा, और इसी कारण से कॉपर या फिर ब्रास के वेसल में कर्ड या फिर खट्टे सब्सटेंस को नहीं रखा जाता है। तो दोस्तों ये थे कुछ क्वेश्चन थे, और ये वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन और प्लास्टर ऑफ पेरिस जो इस चैप्टर के लास्ट टॉपिक थे, इन सभी को आप लोगों ने देखा। दोस्तों आज हमारा ये चैप्टर एसिड बेस एंड साल्ट द एंड हो गया। अब हम लोग मिलेंगे अगले वीडियो में नए चैप्टर के साथ। तो आप कमेंट करके नीचे जरूर बताएं कि आपको अगला वीडियो किस पे चाहिए, फिजिक्स, केमिस्ट्री या बायो। थैंक्स अ लॉट, धन्यवाद।